नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो मामला इस समय काफी तूल पकड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता एक ऐसा मसला है जिस मसले पर हर धर्म अपनी अपनी जगह अलग अलग खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा क्या मामला है, इसके अंदर इसे लागू करने लायक क्या क्या चीजें हैं और वास्तव में किन धर्मों के किन किन विचारों को या उनकी प्रथाओं को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, इसे शॉर्ट में कहा जाता है यूसीसी। तो आइए अड्डा 24/7 परिवार में नवदीप सर के साथ शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानना। बहुत बेसिक सी बात अगर कही जाए तो दोस्तों, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। ये हमारे संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है और पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच पूरे डीपीएसपी के सभी अनुच्छेद निहित हैं। बात यह है कि उसमें एक आर्टिकल 44 है और आर्टिकल 44 इस बारे में बात करता है कि भारत में किसी भी धर्म के व्यक्ति को समान मानते हुए उसके ऊपर एक समान कानून लागू होना चाहिए। यानी वो अपने धार्मिक मामलों के हिसाब से किस तरह मैरिज को देखता है, अपने धार्मिक मामलों के हिसाब से किस तरह वो अपने डाइवोर्सेस को देखता है, कैसे वो अपना कंडक्ट करता है, ये सब कुछ एक ही विधान के हिसाब से होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि सभी धर्मों के कानूनों को अगर एक जगह कर दिया जाए तो उन कानूनों को हटाकर सीधे सीधे एक कानून सभी धर्मों के ऊपर लागू कर देना। और ऐसी कुछ व्यवस्था यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर की गई है। पर दोस्तों, यूसीसी कभी एनफोर्सिएबल नेचर का नहीं है। यानी कि जो यूसीसी है, इस यूसीसी को कभी भी हमारे देश की सरकार या हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। स्वाभाविक सी बात है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि सभी धर्मों के ऊपर समान कानून लागू करने की बात कहेगा तो उनके प्रैक्टिसेस, उनके द्वारा फॉलो की जा रही परंपराएं, उनके द्वारा फॉलो की जा रही प्रथाएं, ये सभी की सभी डिस्टर्ब हो जाएंगी। आइए इन सब को हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि समान नागरिक संहिता मानने वाले देश कौन कौन से हैं और उनकी सूची कितनी है। इसके साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि ये जो मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे मामले हैं, इन मामलों को कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अफेक्ट करता है। समान नागरिक संहिता के लागू हो जाने के बाद सभी परंपराएं किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही ढर्रे को मानेंगी। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो समान नागरिक संहिता को लागू करके रखे हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर सभी रिलीजन के लिए एक ही कानून लागू होता है। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि जो भी मुसलमान भारत में रहते हैं उन मुसलमानों के जितने भी मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन या सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी के मामले हैं वो मामले शरीयत लॉ के हिसाब से होंगे। यानी कि शरीयत के जो कानून हैं वो कानून मुसलमानों पर लागू होंगे और उनके ये सभी मामलों को शरीयत के कानून के हिसाब से ही लागू किया जाएगा या शरीयत के कानून के हिसाब से ही चलाया जाएगा। उसके लिए कोई हिंदू मैरिज एक्ट मुसलमानों के विवाह के कानून में या मुसलमानों के डाइवोर्स के कानून में नहीं लग सकता। अब भारत के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट भी है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मुसलमान, ईसाई और पारसी ये 3 धर्मों के लोगों को छोड़ करके बाकी सभी की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट, बाकी सभी के डाइवोर्सेस हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही होते हैं। परंतु मुसलमान, पारसी और इसके साथ साथ जो सिख धर्म तो खैर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही आता है। मुसलमान, पारसी और ईसाई धर्म वाले हैं, ये तीनों के तीनों धर्म वाले किस तरह से अपने कामों को करते हैं ये इनके अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से। अब बात यह है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू की गई तो इनके ये सभी के सभी नियम भी उसी तरह से हो जाएंगे जैसे कि अन्य लोगों के हैं या भारतीयों का एक नियम हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहने का मतलब यह होता है कि उसके अंदर एक ही तरह के नियम लागू करना। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुओं में विवाह की रीतियां और मुसलमानों में विवाह की रीतियां अलग अलग होती हैं।
मुसलमानों में उसे निकाह कहते हैं, हिंदुओं में उसे विवाह कहते हैं। विवाह में आमतौर पर हम ये मानते हैं कि ये 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन मुसलमानों में जो निकाह की प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं है। निकाह की प्रक्रिया एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल प्रक्रिया होती है जिसमें जन्म जन्मों का बंधन नहीं माना जाता। स्वाभाविक सी बात है, इस्लाम सिर्फ एक जन्म को ही मानता है, तो इसी जन्म में वो साथ रहने की बात करता है। और अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से पति एवं पत्नी को अलग होना है तो उसके लिए तलाक की व्यवस्था की गई है। तलाक एक तरह से विवाह का विच्छेदन है कि पति एवं पत्नी अपनी इच्छा से अलग हो जाएं और सेपरेट रहें। अब सोचें आप कि तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन और तलाक़े बिद्दत, ये 3 चीज़ें थी जो भारत में मुसलमानों द्वारा प्रैक्टिस की जा रही थी, जिसमें से तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पति पत्नी अलग होने के लिए पहले कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट उन्हें 3 महीने तक आपस में रिकॉन्साइल करने के लिए कहता है। अगर 3 महीने बाद भी बात नहीं बनती तो वो वापस कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट उन्हें फोर्सिबली 3 और महीनों का टाइम देता है, और अगर ये प्रक्रिया 6 महीने तक की पति और पत्नी के बीच में रिकॉन्सिलेशन नहीं करवा पाती तो पति एवं पत्नी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स द्वारा अलग कर दिए जा सकते हैं। तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन, इन दोनों की ये प्रक्रियाओं में कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं तलाक़े बिद्दत। तलाक़े बिद्दत में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात कही गई थी, और ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब होता है कि तलाक 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 3 शब्दों को कह करके पति एवं पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाएं। अब सोचें कि यह मामला पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लामिक समुदाय के लोगों का मामला है, और स्वाभाविक है कि उनके धर्म को मानने की स्वतंत्रता उन्हें आर्टिकल 25 के अंतर्गत की दी गई है। और आर्टिकल 25 में अगर वो अपने धर्म को मानते हैं तो अपने धार्मिक कानूनों को भी मानते हैं, और समान नागरिक संहिता लागू होने पर उन लोगों के लिए ये नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे। हालांकि ट्रिपल तलाक एक ऐसी चीज है जिसको ऑलरेडी सरकार ने एक कानून पारित करवा करके इसे इलीगल किया था, और ट्रिपल तलाक अब ऐसी प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस में नहीं लाई जाती। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना भी सामान्य मामला नहीं है, इसको भी लागू करने के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। परंतु इसके अलावा 1937 में ब्रिटिश मैकॉले के अंतर्गत एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी जिसका नाम है लेक्स लॉ की रिपोर्ट। ये लेक्स लॉ की रिपोर्ट में पहली बार यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड को लागू करने की बात कही गई थी। दोस्तों, यहां पर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की हम बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे सजा मिले उसे सजा कभी भी एक के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए या उसके धर्म के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। उसे सजा मिलनी चाहिए स्वाभाविक तौर पर एक ही कानून के हिसाब से। इसके अलावा कन्वर्जन जो ट्रिगर्ड इश्यूज हैं, कन्वर्जन ट्रिगर्ड इश्यूज के लिए उन्हें डील करने का अलग मामला था। जो कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट था 1850 का, ये इनहेरिटेंस को अफेक्ट करता था, तो इसे कम करने के लिए प्रावधान लागू किए गए। और ऐसे ही दोस्तों, जो क्वीन का 1859 का प्रोक्लेमेशन था, इसने असर्ट किया कि एब्सोल्यूट नॉन इनहेरिटेंस होगा जरूर। दोस्तों, ये बड़ी इम्प्लिकेटेड सी बात है, बड़ी ही टफ सी बात है। अगर हम इस पर थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मामले एक साथ इकट्ठे होते हैं। जैसे कहते तो हैं कि ये इंटीग्रेट कर देगा इंडिया को, ये हेल्प करेगा वोट बैंक पॉलिटिक्स को रिड्यूस करने में, ये पर्सनल लॉज को जो कि एक लूप होल की तरह हैं उनको भी कम करेगा, ऑल इंडियंस सेम ट्रीट किए जाएंगे, बहुत सारे राइट वीमेन को और ज़्यादा मिलेंगे जो कि अन्य धर्मों में कम मिल रहे हैं वो, या साइन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन, क्योंकि जितने देशों की मैंने पहले बात की वो सभी देश यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हैं, और साथ ही साथ ये रियल सेक्युलरिज्म को भी प्रमोट करता है। और चेंज इज ऑलवेज द लॉ ऑफ नेचर। आप ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही नियम के हिसाब से चल सकते हो, आपको भी मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन या इनहेरिटेंस के लिए सही तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर बातें कही हुई हैं कि यदि ये लागू किया जा सकता है तो इसे लागू किया जाए। भारत में जैसे गोवा की बात करें, गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां पर लोगों को उनके धर्म के हिसाब से नहीं, एक ही नियम से ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड इसकी तैयारी में है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हम इस पूरे ड्राफ्ट को बना करके लागू करेंगे। तो ये एक बेसिक सी बात थी जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता था। विधि
आयोग यानी कि 21st लॉ कमीशन है, वो पहले तो यूसीसी को कहता था कि ये अननेसेसरी है, डिजायरेबल नहीं है इस स्टेज में, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी बातें उठने लगी हैं और बातों को कहीं ना कहीं सामने रखा जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का एक स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद आता है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड, यानी कि महिलाओं की जो भी प्रोग्रेस हुई है, महिलाओं की प्रगति के हिसाब से हम उस समाज की प्रगति को आंक सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहना और ये महिलाओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट किया जाना, ये आजकल भारत में एक बात है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, बढ़िया तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एसएससी महापैक को केटर कर सकते हैं। एसएससी महापैक आपके सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हवलदार, जीडी कांस्टेबल, सीपीओ या अन्य सभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स को कवर करता है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ऐप के अंदर ही इसे परचेज करना है Y263 कोड लगा करके। दोस्तों इस कोड को लगाएंगे तो आपको फ्लैट 77% ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे उससे आपको कॉइन मिलेगा और कॉइन और 77% ऑफ मिला करके आपको ये जो महापैक है, ये महापैक मात्र मिल जाएगा 2640 रुपए में। तो बिल्कुल इस ऑफर को लेना बिल्कुल ना भूलें। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद। जय हिंद। और आज है डबल वैलिडिटी भी।